तो कल जैसे हम लोगों ने वेक्टर एडिशन देखा था, जो भी जनरल था उसका हम लोगों ने ये देखा था भाई, बातें नहीं करी है भाई, ठीक है। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखा था √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक। और उसका डायरेक्शन देखा था tan phi से b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ठीक। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आएगा वो a - b से लेकर के a + b के बीच में रहेगा। a - b से कम नहीं हो सकता है, a + b से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। उस पर कुछ हम लोगों ने क्वेश्चन देखे थे और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने का भी तरीका देखा था, उस पर भी क्वेश्चन देखे थे, ठीक। आगे आज कुछ स्पेशल कंडीशंस देखते हैं, उन पे आते हैं, ठीक। तो पहले फॉर्मूला ये लिखते हैं, यहाँ पर जैसे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो हम लोगों ने देखा था, यह r = a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन हम लोगों ने देखी थी tan phi = b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, ठीक है। और इसमें जो नॉर्मल क्वेश्चन थे उसमें बता ही दिया था आपको। अब हमें करना ये है, कंडीशन ये है कि मान लीजिए ऐसा हो जाए कि वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो, ठीक है। तो बराबर हो तो कर तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जिसमें हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक। हाँ, तो यहाँ पर मान लीजिए इफ़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b, ठीक। अब मैग्नीट्यूड को हम सिंपली a भी लिख सकते हैं और ये b भी लिख सकते हैं। अब a और b दोनों बराबर हैं, a और b बराबर हैं, तो चाहे a को b मान लें या b को a मान लें। जैसे मान लीजिए a का मैग्नीट्यूड दे रखा हो 5 और b का मैग्नीट्यूड दे रखा हो 5, तो दोनों बराबर ही हैं। सपोज करिए हमने एज्यूम कर लिया जा करके इसको a, ठीक। अब देखना इसका रिजल्टेंट क्या आएगा, तो b की जगह a रख देंगे हम लोग, तो r = ये इधर आ रहा है a², b की जगह भी रख दिया a² + 2a × a, इधर हो गया cos थीटा, ठीक। a² + a² हो गया 2a², और इधर ये आ गया 2a², ये हो गया cos थीटा। 2a² ले लेते हैं कॉमन, ठीक है, क्या बचा 1 + cos थीटा। अब बात आती है इसको हटाना, भाई 1 + cos थीटा का मतलब क्या हुआ, ठीक। तो एक फॉर्मूला रहता है cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा। इसके 3 फॉर्मूले रहते हैं, cos² थीटा - sin² थीटा, ठीक है। दूसरा क्या रहता है 2 cos² थीटा -1 और 1 - 2 sin² थीटा, ये रहता है cos 2 थीटा। अगर यही हम लिखना चाहें इसको cos थीटा, मतलब यहाँ से हमने क्या थीटा में से 2 हटा दिया, 2 को डिवाइड कर दिया, तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये देखो आ जाएगा cos² θ/2 - sin² θ/2। दूसरा हो जाएगा 2 cos² θ/2 -1। तीसरा हो जाएगा 1 - 2 sin² θ/2, ठीक। अब ये cos थीटा का लिखा है सबका, ये cos थीटा, ये भी cos थीटा। अब यहाँ पर देखो लिखा क्या है, 1 + cos थीटा लिखा है, इसको हमें हटाना है। तो देखिए अगर ये -1 है, इसको हम इधर ले आएँ, ठीक है, इस वाले इक्वेशन को देखिए, इस -1 को इधर ले गए तो 1 + cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये आ जाएगा 1 + cos थीटा = ये हो जाएगा 2 cos² θ/2, ठीक है। तो रख देते हैं इसको यहाँ पर हम। तो यहाँ देखेंगे r = ये हो गया 2a² और इसको लिख रहे हैं 2 cos² θ/2। अब रूट में लिखा है, ये रूट में 2 × 2 है तो 2 आ जाएगा बाहर, a² का a बाहर आ जाएगा, cos² θ/2 का cos थीटा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ हम पाएंगे, देखो जो रिजल्टेंट आएगा ये हो जाएगा 2a cos θ/2,
ये आप ध्यान रखें, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा 2a cos θ/2 आएगा। ठीक, बाकी आपको ध्यान रहे कोई मतलब नहीं है, फाइनली ये जरूर ध्यान रहना चाहिए, अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो r = 2a cos θ/2 लिख लेंगे। फॉर्मूला लिख लेना अलग से कहीं भी उसको, क्योंकि दो फॉर्मूले ज़रूरत पड़ती है, एक तो ये cos 2θ और या cos θ, इसी तरह अभी बताएंगे sin 2θ और sin θ। पहली कंडीशन थी मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स आर सेम, अगर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट फॉर्मूला आ रहा 2a cos θ/2। एक फॉर्मूला और रहेगा जा करके, यहाँ पर मैं पहले लिख दे रहा हूँ, जैसे जो sin 2θ की वैल्यू होती है ये रहता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। अगर केवल हम साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। ठीक है, अगर केवल साइन थीटा तो क्या हो जाएगा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2। जैसे वो cos 2θ का देगा वैसे ये sin थीटा का है। तो हमने क्या किया, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब बराबर है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो दूसरी कंडीशन देखते हैं इसकी, हम डायरेक्शन की वैल्यू क्या रहेगी जा करके। ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसका ये मैग्नीट्यूड आ गया, अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी।
ठीक। वेक्टर ए और बी बराबर हैं, तो जहाँ बी लिखा है वहाँ हम लोगों ने ए लिखा था, तो ये देखो हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन, इधर आएगा बी की जगह ए लिख दिया, ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये लिखा जा कर के ए साइन थीटा, नीचे ए को ले लिया कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ऊपर लिखा है साइन थीटा, नीचे लिखा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा देखो हम लोग निकाल चुके हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। ठीक है, अब लिखना क्या है हम लोगों को, साइन थीटा को रिप्लेस करना है। साइन थीटा की वैल्यू ये लिखिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो रिप्लेस करते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा जो है लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। और थीटा क्या था, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो गया, तो देखो ऊपर बच रहा है जा कर के साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये आ रहा है डायरेक्शन। ठीक, तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा 2 क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2, तो टेन फाई इज इक्वल टू आ जाएगा टेन थीटा बाई 2। मतलब क्या हुआ इसका, थीटा था दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है, अब जो डायरेक्शन आएगी उसका जिस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कब, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये ध्यान रखेंगे इसको। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो जो रिजल्टेंट जाएगा जस्ट उसके मिडिल से पास होगा। अगर उनके बीच, दोनों वेक्टर के बीच एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो डायरेक्शन कितनी हो जाएगी उसकी आधी, मतलब 30 डिग्री। अगर 90 डिग्री है तो 45 डिग्री हो जाएगा, ये मतलब है इसका, लिख लेंगे। बस दो बातें हैं, अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2 और डायरेक्शन हो जाएगी tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2। डायरेक्शन निकालते हैं हम, हाँ जब मैग्नीट्यूड सेम है, पहली कंडीशन वही देख रहे हैं ना, अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब की बात है ये। ठीक है, लिख गया। देखिए कंक्लूजन ये निकला, हम लोगों ने देखा अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर बी के बराबर है, तो उस केस में जो रिजल्टेंट आ रहा है 2a cos थीटा बाई 2 और जो डायरेक्शन आ रही है ये हो रहा है tan थीटा बाई 2। ठीक,
अब इसमें जैसे पहले क्वेश्चन समझते हैं, ठीक है, इसके बाद फिर आगे कंडीशन देखते हैं। क्वेश्चन एक तो वही हो गया जो हमने शुरुआत में भी आपको बताया था जब नॉर्मल वेक्टर पढ़ा रहे थे, ठीक है। ये पीछे खींचने लगता है। मान लीजिए ये एक सर्कल है, मान लिया ये इसका सेंटर है O, 3 वेक्टर हैं, ये मान लीजिए OA, ठीक है, ये OB और OC। अब देखने में जरूर ना लग रहा हो, लेकिन रेडियस सब क्या होती हैं, बराबर ही रहती हैं। तुम सोचो ऊपर वाला तो बहुत बड़ा लग रहा है, ऐसा नहीं है, ये सभी क्या हैं, बराबर हैं। और ये एंगल दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है। 3 वेक्टर हैं जो इस तरीके से अरेंज किए गए हैं। तो इन तीनों वेक्टर का हमें रिजल्टेंट बताना है क्या होगा। तो पहले से डायग्राम बनाएंगे। हाँ, तो उसको अब इस तरीके से जैसे बताते हैं। यहाँ करना हम लोगों की है फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 3 इक्वल वेक्टर। इक्वल मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, या 3 वेक्टर केवल कर दिए, 3 वेक्टर्स एज शोन इन द फिगर। ये 3 वेक्टर हैं, ये दिखाएगा, इनका हमें रिजल्टेंट बताना है क्या रहेगा। अब हम लोगों को क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। इसमें हमने ये जाना भाई तीनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, रेडियस के बराबर है, रेडियस तो इक्वल रहती है जाकर के। तो यहाँ पर OA, OB और OC कैसे हैं, बराबर। अब जैसे कई बार दिमाग तुम्हारा ही जाएगा कि भाई सॉल्व तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लीजिए OA और OC तो बराबर हैं, तो OA और OC बराबर हैं, तो इसका रिजल्टेंट जाएगा इसके कहाँ जाएगा, मिडिल से। अब ये इसका मिडिल से जाएगा तो 45 का आधा कितना हो जाएगा, 22.5, ठीक है। और फिर इसका सॉल्व करोगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, अगर हम मान लीजिए OB और OA को सॉल्व करें, दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हैं, इनके बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसका रिजल्टेंट जो आएगा वो जितना भी आए वो इसके कहाँ से पास होगा, मिडिल से, क्योंकि tan phi = tan θ/2 है। तो एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसका आधा कितना आएगा, 45। मतलब OB और OA का जो रिजल्टेंट आएगा वो OC के अलोंग आ जाएगा। हाँ, अब उसके बीच, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा भाई, जिधर ये OC जाएगा उधर इसका रिजल्टेंट जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा, 0। और ये हम एडिशन में पढ़ चुके हैं, अगर थीटा = 0 है तो R = A+B होता है। तो वही काम यहाँ पर करेंगे। तो जैसे यहाँ पर लिखा, हाँ, तो जैसे ये है भाई, एज OA = OB = OC। तो पहले जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया यहाँ पर, ये OA और OB को, ये R है, ये R है, तो इसका डायरेक्ट कर दे रहे हैं। कोई ऐसा चाहे तो इसी से अगर तरीके से हम सॉल्व करके देखें तो देखो रिजल्टेंट से R1 मान लेते हैं, तो 2A रहता है, 2A पहले एक फॉर्मूला लिख देते हैं, 2A cos θ/2। तो इसको R1 मानते हैं, तो 2 ये हो जाएगा R, और थीटा है 90/2। तो ये देखो ना, 2A 90/2 कितना हो गया, 45। cos 45 की वैल्यू कितनी रहती है, 1/√2, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो √2 से ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लाई, √2 × √2 हो गया 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ देखिए जो R1 की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, R√2, ठीक। अब ये कहाँ से जाएगा, इसके जस्ट मिडिल से। मिडिल से जाने का मतलब ये रहेगा एंगल 45 डिग्री पर, ये R1 R√2 आ गया। अब इस 45 डिग्री पर एक तीसरा वेक्टर है, कितने पर, OC है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हाँ, तो ये OAB, तो ये इसके अलोंग OC था 45 डिग्री पर R, और इसी के अलोंग पहुँच गया जाकर के R√2। तो दोनों वेक्टर सिमिलर ऐसे बने, एक ये लिखा हुआ R
और इसी के लॉन्ग आ गया r√2, तो इन दोनों के बीच एंगल कितना हुआ 0। तो नेट रिजल्टेंट देखेंगे तो r = r + r√2, तो ये हो जाएगा, r को कॉमन ले लिया 1 + √2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर कहता है तो उसका रिजल्टेंट निकालेंगे हम 2a cos θ/2 से। हालांकि इससे निकालने में तो आपको टाइम भी लग जा रहा है। अगर तुम ऐसे केवल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो r/2 हो जाता है, या a√2 हो जाता है। a√2 मतलब कितना हो गया r√2। डिस्प्लेसमेंट तो मिनिमम डिस्टेंस होती है, तब भी वेक्टर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। √a² + b², r√2 तब भी रहेगा। पहले हमने इन दोनों परपेंडिकुलर सॉल्व किया, ये आ रहा है 45 डिग्री पर r√2, तो 45 डिग्री पर पहले से एक वेक्टर रखा हुआ है, तो ये हो गया कोलिनियर, एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल हो गया 0। अब दो वेक्टर के बीच एंगल 0 है तो हम जोड़ते हैं r = a + b। तो एक दे रखा है r√2, पहले दे रखा है r, तो दोनों को हमने जोड़ दिया, तो r of 1 + √2 हो गया। ठीक है। अब देखिए, जब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं अगर उसके मैग्नीट्यूड बराबर दे रखे होंगे। जैसे पहले एक आसान सा करते हैं, आपको सिर्फ आंसर बताना है। मान लो उसने ये दे रखा हो कि दो वेक्टर हैं, बना दिए भाई, दो वेक्टर हैं, F1 = है 12 न्यूटन और F2 = भी है 12 न्यूटन। इनके बीच एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन में लिख रहा हूँ, F होगा, मतलब F मतलब 12 होगा, हाँ 12 होगा, 6 होगा, 12√3 होगा, या 6√3 होगा। कितना होना चाहिए, बस सीधे लगा दो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो देखो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा ये हो जाएगा 2F cos θ/2। तो 2F की वैल्यू है 12 और यहाँ पर लिख देंगे cos 60/2, तो 2 × 12 कितना हो गया cos 30। cos 30 की वैल्यू रहती है √3/2, 2 से 2 कट कर दिया, तो ये आ गया 12√3, 12√3 न्यूटन रहेगा जा करके। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, 12 न्यूटन, कुछ भी लिखा होगा, F लिखा होगा, 100 लिखा होगा, ऐसे लिख देगा, जो मर्जी आएगी, एंगल दे देगा।
अब इसी में थोड़ा बदल देते हैं, मैग्नीट्यूड यही रखते हैं, F1 इज इक्वल टू है 12 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 12 न्यूटन, ये भी दे रखा है। अब देखने में भले स्मॉल लग रहा है लेकिन यहाँ पर एंगल लिख दे रहा हूँ मैं, चलिए 60 लिख देता हूँ। अब बताइए क्या होगा, बोले आप बताओ तो जाने। अब 12 या 6 क्या होगा? 7 नहीं होगा यार, इसी ऑप्शन बताना है तुम्हें, ऑप्शन तो बदले नहीं ना हमने। अब ये बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना होगा? भाई एंगल निकाल लिया तो पता चल जाएगा, एंगल कितना होगा? 120। तो क्यों हम ध्यान करेंगे एंगल होता है टेल टू टेल, और जब क्या दे रखा है हेड और टेल के बीच दे रखा है तो इसको बढ़ा लेंगे आगे की तरफ, आगे बढ़ाया तो टोटल होता है 180। 180 में 60 घटाया कितना बचा जा करके? 120 आया। अब 120 आया तो यहीं पर मान लिया, हमारे लिए तो आसान है कि हम यहीं पर बदल देंगे, तुम्हें फिर से लिखना रहेगा। तो 2 × 12 और कॉस 120/2, 120/2 मतलब कितना हो गया? कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती है जा करके? 1/2, 2 से 2 कट कर दिया, ये वैल्यू आ गई 12 न्यूटन। आंसर क्या आ गया? 12 आ गया। अब वैसे लिखा होगा तो दिमाग जैसे अगर तुम्हें नहीं आ रहा है तो तुम सोचोगे अरे यार जो वैल्यू आनी चाहिए तो रिजल्टेंट है तो भाई 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, और 12 तो तभी आता है जब एंगल कितना होता है, मतलब उसी के बराबर। जैसे अगर देखें तो जब एंगल बराबर होता है तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, 12 कितना 24 होता है जा करके, अगर थीटा 0 होगा जा करके। तो तुम दिमाग में कभी सोच ही नहीं सकते हो कि इसका 12 भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए जगह अगर जस्ट फॉर्मूला याद रखे हो तो तुरंत पता चल जाएगा। अब इससे ये कि कंक्लूजन भी निकल गया, आगे वैसे ड्राइव करके देखेंगे हम कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और उनके बीच एंगल है 120 डिग्री तो रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा। भाई हम याद कर सकते हैं, क्या ज़रूरत है इतना सॉल्व करने की। भाई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर, एंगल कितना आ रहा है 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है, जितना वेक्टर दे रखा है वही तो आ रहा है, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखेंगे अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और एंगल 120 डिग्री दे रखा है तो रिजल्टेंट भी उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जैसे उस दिन बात कर रहे थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स कोई भी हो, जैसे फोर्स है हम कहें कूलॉम फोर्स है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर हम इसी तरीके से हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है, लिख लिया होगा आपने, क्योंकि अब इसको देख देख के लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पता चल गया होगा। क्या पता चल गया होगा? मतलब पता चल गया होगा तुमको, पता चल जाएगा मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अलग अलग कहानी हो तो तुम्हें पता चल जाएगा, पता चलने मतलब फिर धमकी होती है, ऐसे ना। हम पढ़ते थे तो हमारे साथ एक थे काफ़ी सीनियर, तो फेल होते चले जा रहे थे, ठीक है। तो उनका ये था कि वो अगर उस साल फेल हो जाते तो एक्सपेल कर दिए जाते, तो उन्होंने जुगाड़ लगाई कि किसी तरीके से हम पास हो जाएं। तो जो थे मतलब उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर वहाँ पहुँचे जा करके, बोले सर जो है पास करा दीजिए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, मैं बाहर निकल जाऊँगा, घर वाले कहेंगे तुम इतने साल से क्या कर रहे थे, ठीक है। बोलो ठीक है ऐसा है, तुम जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने कहा चलो हो जाएगा काम, सर ने बोल दिया है। आ गए, रिजल्ट निकला, उनको पता चला फेल हो गए वो, ठीक है। अब वो गुस्से में पहुँचे जा करके सर के ऑफिस में, बोला सर आपने तो कहा था काम हो जाएगा। बोला हमने यही तो कहा था तुम्हारा काम हो जाएगा, और तुम्हारा काम हो गया। तो शब्दों का जैसे होता है ना कि एम्फेसिस दे के बोलो, और उन्होंने सोचे बड़े प्यार से कह दिया तुम्हारा काम हो जाएगा। अगर हाँ चलो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो शब्दों के उच्चारण से पता चल जाता धमकी दे रहे हो या नॉर्मल सी बात कर रहे हो। तो भाई पता चलने का मतलब है कि आपने सॉल्व करके देख लिया है इसका क्या रहेगा। अब जैसे हमें ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिकल फोर्स हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट हो, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट हो, सभी ये वेक्टर क्वांटिटी हैं, ठीक। अब जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स रहती है, ठीक है।
तो मान लीजिए ये रखा हमने ये पॉजिटिव चार्ज और ये रखा नेगेटिव चार्ज एक इक्विलैटरल ट्राइंगल पर। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब है जिसकी सभी साइड कैसी रहेंगी, बराबर इक्वल रहेंगी। अब वो कह रहा है कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताओ क्या होगी। ठीक है, इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P। ऑप्शन 1 लिख दे रहे हैं, ये E हो गया, E√3 हो गया। और भी कुछ कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वो सब करते हैं। ठीक है, मान लो E/√3 कर देते हैं भाई, ये भी तो हो सकता है। ठीक है, D E√2 कर सकते हैं, ऐसे दे दिया। दो चार्ज रखे हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म में, तो यहाँ पॉइंट P पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है। सोचो और बताओ। तो पहली बात तो देखो, याद करिए भाई, जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है, तो दोनों की वजह से जो और जो डिस्टेंस है वो भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा P पॉइंट पर वो क्या रहेगा, बराबर आएगा दोनों का। तो दोनों वेक्टर हो गए बराबर। ठीक, अब P पॉइंट पर हमें जब दोनों वेक्टर बराबर हो गए तो हमें पता, हम ये फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, R = 2a cos θ/2। ठीक है, R = 2a cos θ/2 लिखा, तो R तो यहाँ हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ER और ये हो जाएगा 2E। अब रखना है हम लोगों को एंगल कितना होगा। अब यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी अवे, तो बना दिया अवे। नेगेटिव चार्ज क्या होगा, टूवर्ड्स, तो ये इधर आएगी, है कि नहीं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल होते हैं 60 डिग्री के, 60 डिग्री के रहते हैं। अब ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 120। अभी हम लोगों ने किया है, अगर दो वेक्टर बराबर हैं और उनके बीच एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा। ठीक है, उतना ही आएगा, मतलब क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब यहाँ रख के देख भी लेंगे, ये रखा हम लोगों ने 2E cos 120/2, ये रखा 2E cos 120, मतलब इधर हो जाएगा cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 ये काट दिया, E आ गया। अब देखिए सॉल्व करने में समय लग जा रहा है, उससे पहले आप आंसर बता सकते हो। बस सिंपल सा आपने देख लिया, दो वेक्टर बराबर हैं, उनके बीच एंगल 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी उतना ही आएगा। अगर मान लो 60 होता, इसी में अगर पॉजिटिव कर देते, अगर ये चार्ज पॉजिटिव कर दें तो ये अवे जाएगा, एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, कितना आ जाता है E√3। बस सिंपल सी बात है। -1/2। अब मान लीजिए ये मैग्नेट है, मान लिया ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, इसके सिरे पर ये दूसरा मैग्नेट रखा है, आइडेंटिकल है। ठीक है, आइडेंटिकल हैं, तो मान लीजिए ये इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री। टू आइडेंटिकल मैग्नेट अरेंज्ड एज सोन। हाँ,
देन नेट मैग्नेटिक मोमेंट ठीक है। मान लीजिए ये रखा जा करके m√3 m 2m या m√2 ठीक है। अब इस स्टेज में हो सकता है आपको ये ना पता हो कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ रहती है, तो वो रहती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक रहती है। ये m हुआ जा करके, ये इधर देखा, ये इधर m हुआ जा करके, तो देखा ऐसे बन गया। ये एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है। एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसके आगे बढ़ाएंगे हम लोग ऐसे, ये एंगल आ जाएगा 120 डिग्री। फिर से वही निकल के आ गया, तो आंसर अपना क्या रहेगा, वही रहेगा। कुछ भी मानते चले जाओ, किसी में भी आप किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर उसमें वेक्टर क्वांटिटी है वो, तो हम वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड बराबर है। यहाँ पर रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर रखा गया माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पर रखा गया प्लस क्यू चार्ज। कुछ भी नामकरण कर लीजिए इनका, ए है, बी है और ये सी है। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में सॉल्व करके दे रखा है। हर एक ए बी सी पॉइंट पर बताना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी। या फोर्स, मान लीजिए यहाँ पर फोर्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि दो चार्जेस दे रखे हैं। फोर्स कह रहा है, फोर्स क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी। फोर्स को आपको एफ के टर्म में बताना है। ए बी सी पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पर फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। वैल्यू बता दीजिए, डायरेक्शन तो चलो बात की बात है। एफ के टर्म में बताओगे, क्योंकि आपको इतना वजह से पता है, जो फोर्स फॉर्मूला रहता है 1/4 πε0 Q1 Q2/r²। चार्जेस बराबर है, मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, और बीच की डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो बराबर आएगा। ए पर फोर्स क्या होगा, बी पर क्या होगा और सी पर क्या होगा। मतलब एफ बता दीजिए, ये तुम ए और बी पर, ए और बी पर एफ रहेगा, सी पे f√3 क्या होगा तुम बताओ तो। ए पर f√3 और बी पर ठीक है। पहले तो देखो डायरेक्शन देख लो, हम लोग को ये पता है कि अगर सिमिलर चार्ज हैं तो रिपेल करेंगे और अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये जो सभी एंगल हैं वो कितने हैं 60 डिग्री के, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ठीक है। ये सिमिलर चार्ज हैं, ये रिपेल करेंगे तो ये इधर फोर्स जाएगा ऐसे और इसकी वजह से ये इधर जाएगा ऐसे। ये F लिखा और ये F लिखा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा, तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ये एंगल कितना दे रखा है 60, अगर ये 60 दे रखा है तो ये एंगल कितना हो गया जाकर 120 हो गया। अब B पर नेट फोर्स कितना आएगा F आ जाएगा ना भाई, मैग्नीट्यूड यहाँ भी F आ रहा है क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, बस पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्शन बदलेगी। अगर नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा,
अगर पॉजिटिव है तो वो रिपेल करेगा। मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है ना, तो ये देखो वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, एंगल कितना है 120 डिग्री। अभी हम लोगों ने जाना अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल उनके बीच 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट भी क्या आता है, उतना ही आता है, और इसके जस्ट मिडिल से चला जाएगा ये एफ। कितने डिग्री पर जाएगा, यहाँ से 60 डिग्री पर जाएगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। यहाँ ये इधर खींचेगा, है नहीं है, पॉजिटिव है और इधर क्या है नेगेटिव है, अटैच करेगा। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये इधर अटैच करेगा। ठीक, ये एफ हो गया, इधर एफ हो गया, एंगल इनके बीच कितना हो जा करके 60 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट पहुँचे जाएगा वो कितना आ जाएगा, f√3 हो जाएगा। 60 डिग्री आया ना। चलिए यहाँ देखते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इसको इधर खींचेगा, ये पॉजिटिव ये उधर ले जा रहा है, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये कितना आएगा 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा f। तो यहाँ देखिए निकल के एक निष्कर्ष आया, एफ ए पर आ रहा है एफ, एफ बी पर ये भी आ रहा है एफ, और एफ सी पर हो जा रहा है f√3। तो ये सही था। अब उन्होंने कुछ नहीं किया है, इस सब क्या कर दिए, यहाँ पर नेगेटिव कर दिया मेरे ख्याल से शायद, और इधर कर दिया है पॉजिटिव। उसमें जो एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल हम देखेंगे, बस पूछ दिया है क्या रहेगा जा करके। तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती सॉल्व करने की, सीधे हो गया। सिर्फ ये ध्यान रखना अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, पहले ये देख लो मैग्नीट्यूड सेम है या नहीं है। अगर सेम आया तो हम आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं। फिर देख लो एंगल। अब एंगल नॉर्मली आपको जैसे करेगा तो अगर 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट वही आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? अब समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन का आंसर आप बताओगे, जिससे कहेंगे, है कि नहीं है। अब ये अगर टीचर कह देता है ना जिससे कहेंगे, ऐसा सब यही सोचते हैं पता नहीं हमसे कह दें। ठीक है, हम भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि आप बता सको। अब अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं रहा जिसमें आपको कोई डाउट लग रहा हो। अगर उतना समझ रहे हो, हम ये भी मान के चलते हैं 100% तब भी नहीं आ रहा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन हम ये उम्मीद रखते हैं कुछ ना कुछ तो बताओ। क्वेश्चन ये है, बनाते हैं पहले, है कि नहीं। क्वेश्चन बना रहे हैं। वही कहानी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ठीक है, एल एल और एल सिमिलर चार्जेस रखे हैं। यहाँ पर क्यू, ये क्यू और ये क्यू। इसका जो सेंट्रॉयड है ओ, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, या और आसान कर देते हैं। हाँ, क्यों जीरो होगा ये तो पता है। हाँ भाई, इसको देखें ना, इसकी वजह से किधर आएगा अब, ठीक है, इसकी वजह से निकाला, ये आया ई, क्योंकि डिस्टेंस ये तो सेम रहेगी। इसकी वजह से देखेंगे ये अवे रहेगा, आएगा ई। इसकी वजह से देखेंगे ये क्या होगा, अवे रहेगा ई। अब टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 को 3 बराबर भागों में बांट दो, कितना आएगा 120 डिग्री हर एक के बीच में आएगा। तो ये इधर पहुंचा जा कर के 120 डिग्री। अब देखो ई और ई दोनों इक्वल हैं, इनके बीच एंगल कितना है 120, तो रिजल्टेंट कितना आएगा ई आएगा। ये रिजल्टेंट जो आया वो ई आया। अब देखो दो वेक्टर हो गए इक्वल एंड अपोजिट, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0, तो 0 आ जाएगा ये। ठीक, इसी तरह कुछ नहीं करते, यहाँ टेस्ट चार्ज रख देंगे Q0। अब कहेंगे इसका नेट फोर्स बताओ, तब भी 0 रहेगा। क्यों 0 हो रहा है ये पता चलेगा भाई, इसका ये रिजल्टेंट है तो ये ई रहेगा, इसका अपोजिट रहेगा, नेट 0 हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है। अब जैसे क्वेश्चन किए होंगे, जैसे ये स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है,
ये क्यू 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 क्यू, साइड मान लेते हैं ए है, ठीक है, एल लिखते हैं नहीं, अब ए और क्यू एक जैसे दिखने लगेंगे। इस कॉर्नर पर मतलब पी पॉइंट में लेते हैं, यहाँ पर नेट फोर्स बताना है क्या होगा। 4 आइडेंटिकल चार्जेज हैं, स्क्वायर के कॉर्नर पर रखे गए हैं, किसी भी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स बताइए क्या रहेगा। एफ के टर्म में बता दीजिए, ठीक है, एफ के टर्म में, पूरा वैसे नहीं बताना है। एफ √2 प्लस बस ब्रैकेट में। चलिए पहला ऑप्शन हो गया, और किसी का जो आ रहा हो वो बताए। दूसरा ऑप्शन हो गया, एफ ब्रैकेट में है, हाँ, √2 प्लस 1/2। क्या आना चाहिए? सेकंड। अब देखिए, हाँ कोई बात नहीं, यहाँ से इसके बीच जो देखो चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स ये रिपेल करेगा, इधर पहुँचेगा, ठीक है। इसको देखेंगे, इसकी वजह से ये भी चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, ये रिपेल करेगा एफ, ठीक है। अब ये क्या है, दोनों वेक्टर सेम है, 90 डिग्री पे है, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसके मिडिल से जाएगा ना, ये मिडिल से जाएगा, तो ये देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, f√2, ये तो हो जाएगा, इन दोनों की वजह से जो आएगा ये हो जाएगा f√2, ठीक है। अब इसकी वजह से भी तो रहेगा। अब यहाँ पर देखो कि इसके और इस चार्ज के बीच में डिस्टेंस l तो नहीं है, ठीक है, डिस्टेंस l नहीं है तो l निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये इसका जो डायगोनल आएगा ये रहता है l√2। अब देखिए जो f लिखा था, f क्या था, 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब ये है Q² अपॉन क्या हो जाएगा L²। इसका मान लेते हैं हम F1, तो F1 = रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2, मतलब ये हो गया Q² और L√2 का होल स्क्वायर, L√2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो राज आ करके 1/4πε0 Q² अपॉन 2L²। अब ये वैल्यू देखिए, ये तो f लिखा है ना, तो f लिखा है तो F1 = आ रहा है f/2, तो ये इधर पहुँचे जा करके इसी डायरेक्शन में F1, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो जुड़ जाएंगे। तो रिजल्टेंट फोर्स देखेंगे ये हो जाएगा F1 प्लस f√2, तो F1 की वैल्यू है f/2 और ये है f√2, f को ले लिया कॉमन तो आ गया 1/2√2, तो सही निकाला आपने। तो इसमें जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2√2 प्लस 1/2, ऐसे भी लिखा रहता है। (2√2) भाई ये ऐसे लिखा है ना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2√2 ऊपर क्या हो जाए 1/2, ये तो है।
ठीक है। तो f√2 प्लस f/2 ये निकल गया आया, इनको जोड़ दिया बस। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, हालांकि वो लोग जान चुके हैं, लेकिन एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने ये देखा भाई r = ये था 2a cos θ/2। कंडीशन अब ये आती है कि मान लीजिए जो मैग्नीट्यूड a का है वही मैग्नीट्यूड b का है और वही मैग्नीट्यूड वेक्टर a प्लस वेक्टर b का है। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड मतलब क्या है, रिजल्टेंट का है कि नहीं है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है नहीं। ये मतलब है अगर तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो एंगल क्या रहेगा ये बताना है। तो कितना आता था एंगल, अभी किया था हम लोगों ने, इसका उल्टा किया था भाई। वेक्टर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर था, उनके बीच एंगल था 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट भी उतना ही आ रहा था। तो यहाँ बस वही हो गया, वेक्टर a भी वही है, वेक्टर b भी वही है और रिजल्टेंट भी वही है, तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये इसमें हम वैल्यू रख के देख लेते हैं। यहाँ देखिए r = उधर लिखता हूँ, तो यहाँ पर लिखा हम लोगों ने r = 2a cos θ/2। r की जगह भी a लिख देते हैं, यह आएगा 2a cos θ/2। इसको इधर ले आएंगे तो a/2a = cos θ/2। a से 1 कट गया तो ये देखो आ गया cos θ/2 = 1/2। तो देखो यहाँ पर कितना लिखा होगा जब 1/2 आएगा, cos 60 डिग्री 1/2 रहती है, मतलब इस θ/2 जगह जब 60 डिग्री लिखेंगे तब आएगा 1/2। मतलब ये आ गया कि θ/2 = 60 डिग्री है, तो θ = कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये आ जाएगा। तो अगर तीनों बराबर हैं, वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड भी, तो उनके बीच जो एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा। अगर वेक्टर a, b और उनका रिजल्टेंट बराबर है तो एंगल जो आएगा वो 120 डिग्री होगा। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन बहुत रहता है, सिर्फ यही नहीं रहेगा। जब आगे पढ़ेंगे एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में टॉपिक रहेगा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में पढ़ाया जाएगा। इंटरफेरेंस मतलब ये रहेगा कि जैसे दो लाइट वेव है आपस में एक दूसरे ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, तो किसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी
और किसी जगह पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। इसी पैटर्न को इंटरफेरेंस बोला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जैसे जो टर्म हम एंगल कह रहे हैं वहाँ पर वेव बोला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ वेक्टर है वहाँ पर रहेगा वेव, यहाँ पर एंगल कह रहे हैं वहाँ बोला जाएगा फेज डिफरेंस। ठीक, क्वेश्चन में जैसे ऐसे कहेगा कि दो आइडेंटिकल वेव हैं, आइडेंटिकल मतलब क्या होगा, उनके जो भी पैरामीटर होंगे सब बराबर होंगे, उनका जो इनकी इंटेंसिटी है वो दे रखी I नॉट, मतलब आइडेंटिकल है मतलब दोनों की इंटेंसिटी कितनी हो गई I नॉट। अब उसने कहा दे सुपर इम्पोज मतलब एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती है एट ए फेज डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव विल बी। अब देखो दोनों वेक्टर हुए बराबर, I1 और I2 दोनों क्या हुए जाकर के बराबर, एंगल कितना आया 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी भी कितनी आ जाएगी I नॉट आ जाएगी। बस सिंपल सी बात है। तो किसी भी जैसे इसी थीम को अगर रख के रखो, वहाँ जब हम ये सॉल्व करेंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी वहाँ आ जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा जाकर के 4I नॉट, इधर आएगा cos स्क्वायर 5/2। अब मान लीजिए उनके कोई फेज डिफरेंस ना हो, मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I नॉट। अब यहाँ हम क्या करते थे A + B हो जाता था, बस यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, बाकी तरीका वही है, बस कुछ नहीं होता है, इधर स्क्वायर हो जाता है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, A का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर, या A स्क्वायर जगह लिख देते हैं I नॉट। बाकी पूरा कॉन्सेप्ट वेक्टर का रहेगा, बस एंगल की जगह लिख देंगे फेज डिफरेंस और वेक्टर जगह लिखा होगा वेव इंटेंसिटी, बस और कुछ नहीं रहेगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही रहेगा। और उसमें बस ये करेगा कभी कभी क्या करेगा कि हमें वेव लेंथ दे देगा। ठीक है, वेव लेंथ को वहाँ बोला जाएगा पाथ डिफरेंस, उससे हम क्या निकालेंगे फेज डिफरेंस निकालेंगे, वो तरीका बताया जाएगा कि भाई उससे कैसे निकाल सकते हैं, और कुछ नहीं रहेगा, सब तरीका यही रहेगा। ठीक, तो एक चीज़ जैसे ये जो पैरामीटर है, इसलिए इसको अगर याद रख रहे हैं तो ये समझ लीजिए बहुत जगह बहुत आसानी रहेगी इससे हमें सॉल्व करने की। दो वेक्टर अगर आइडेंटिकल है तो उसका जो रिजल्टेंट आएगा 2A cos θ/2, थीटा क्या है उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई वेक्टर के अगर दोनों मैग्नीट्यूड सेम थे। ठीक है, अब ये तो अब नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आता है इसके डायरेक्शन वाले फॉर्मूले पे। डायरेक्शन का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा कि tan phi = आ रहा था B sin θ अपॉन A + B cos θ। ठीक है, रिजल्टेंट थोड़ा डायग्राम में आपको समराइज करता हूँ। जैसे ये रहता था वेक्टर A, ये रहता था वेक्टर B, ये इसको जोड़ दिया जाता था वेक्टर R। तो इसमें जो डायरेक्शन देख रहे हैं तो वेक्टर एक साथ ले रहे हैं ना फाई। ठीक है, A + B अगर कर रहे हैं तो एक साथ ले रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह देता है कि मान लीजिए जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर A के परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, अगर रिजल्टेंट वेक्टर A के परपेंडिकुलर हो जाए तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, और tan 90 की वैल्यू कितनी रहती है इनफाइनाइट। ठीक है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल पूछ देता है कि बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ हम यही देखेंगे इफ़ रिजल्टेंट बिकम परपेंडिकुलर टू। अब एक चीज़ और समझिए, हम जनरली इस क्वेश्चन में इस तरीके क्वेश्चन जो लिखा हुआ मिलेगा वो ये लिखा हुआ मिलेगा कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर। ठीक है, जैसे वो लिखा होगा तो तुम ये सोचोगे यार इसमें स्मॉलर दे रखा है तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि लार्ज वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर कह सकता है। तो पहली बात तो तुम ये सोचो कि अगर रिजल्टेंट स्मॉलर इस वेक्टर की मतलब परपेंडिकुलर है तो जो वेक्टर बी आता है वो तो इधर आता है ना, क्योंकि रिजल्टेंट इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम A को बड़ा करें और B को छोटा करें, फिर से जैसे उसी डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, ये B रहता था, ये इधर रहता जाकर के, इसको मान लीजिए अल्फ़ा मान रहे हैं, इसको हम बीटा मान रहे हैं, ये एंगल लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम वेक्टर A को बढ़ाते थे
तो ये वैल्यू घटती थी, है नहीं है। तो अगर इसको हम बढ़ा देंगे तो ये वैल्यू घट जाएगी, तो 90 डिग्री कैसे हो जाएगा? पहली बात तो 90 डिग्री तभी होगा जब ये वैल्यू ज़्यादा होगी, ये वैल्यू ज़्यादा होगी तभी ये बढ़ेगा जा करके, है नहीं। तो परपेंडिकुलर हमेशा किस पे रहेगा? स्मॉलर पे ही रहेगा, लार्जर वेक्टर पे कोई ऐसा वो नहीं बनाएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो अपने मन में इसको उल्टा मत रखना। तो परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाई इज इक्वल टू है 90 डिग्री, दैट इज, तो tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट। तो लिखते हैं इसमें, देखिए, तो ये लिखा tan 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया इनफाइनाइट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इसमें ये सोचिए कि इस बी साइन थीटा में से इतना डिवाइड करके हमें क्या लाना है? इनफाइनाइट लाना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि इधर इनफाइनाइट आ जाए इस ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह। हाँ, कि भाई किसी संख्या में 0 से डिवाइड करते हैं तभी तो इनफाइनाइट आता है, मतलब ए प्लस बी कॉस थीटा बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन ये रहा कि ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ से ये निकल के आया, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम ये पाएंगे बी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए बाई बी। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो जहाँ भी ऐसा कह दिया कि रिजल्टेंट स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आपको बस तुरंत ये ध्यान रखना है कॉस थीटा इज इक्वल टू का माइनस ए अपॉन बी। अब वहाँ पर अगर ए और बी अगर नहीं लिखा है तो ये समझ लीजिए जो पहले लिखा होगा वो ए होगा और जो बाद में लिखा होगा वो बी रहेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं एक। ठीक है, क्वेश्चन ये है, टू फोर्सेस टेन न्यूटन and 20 Newton are acting on a rigid body such that, या ऐसे लिखिए, and यहाँ लिखिए resultant of these forces
इज परपेंडिकुलर resultant of these forces is perpendicular to smaller force. Then angle between forces will be option A 60 degree, option B 120 डिग्री, ऑप्शन सी 135 डिग्री, ऑप्शन डी में लिख देते हैं 180 डिग्री। सही है। अब जैसे ही सेंटेंस उसने कह दिया कि रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर या स्मॉलर फोर्स, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 10 और बी की वैल्यू दे रखी है 20। माइनस 10/20 मतलब कितना -1/2 और -1/2 जो वैल्यू होती है cos 120 डिग्री की होती है। तो ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो यहाँ उसी तरीके से में देखेंगे, हमने कहा था जो पहले लिखा होगा उसे ए मानेंगे। तो ये 10 हो गया, ये 20 का 0 से 0 कैंसिल हो गया, cos थीटा इज इक्वल टू आ गया -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। और यहाँ पर लिख लेना जो cos 135 की वैल्यू होती है वो -1/√2 रहती है और cos 180 की -1 रहती है। cos 180 ठीक है। अब इसी में कोई इसी तरह क्वेश्चन फिर कराने से फ़ायदा नहीं है। मान लो जैसे ऐसे कह देता कि एक फोर्स है 20 न्यूटन और दूसरा फोर्स कह रहा 20√2 न्यूटन है, इनका जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू करेंगे -10/10√2, तो cos थीटा इज इक्वल टू आएगा -1/√2। तो अभी बताया ये वैल्यू होती है 135 डिग्री की। तो एक तो ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन समझिए। दूसरे में क्या करेगा कि हमें वेक्टर अननोन कर देगा, वेक्टर की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ दे देगा, उसका जो भी रिजल्टेंट होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो सब बता देगा कि ये दे रखा है। तो उसमें लिखेंगे क्वेश्चन, लिखिए द सम ऑफ, मतलब SUM, सम ऑफ मैग्नीट्यूड, sum of magnitude of two vectors, sum of magnitude of two vectors is 18 है, and magnitude of resultant, magnitude of resultant is 12, comma, and resultant is, and उसी के आगे लिखेंगे and resultant is perpendicular and
रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर and resultant is perpendicular to the smaller vector. Then find out the magnitude of vectors. ऑप्शन में लिख रहा हूँ, ठीक है, मतलब पहले ए लिखा होगा बाद में बी लिखा होगा, ठीक है। तो ये लिखा मान लो 5, 13, 13, 5, 12, 6, 6, 12। करेक्ट। दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो सम है वो 18 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो सभी का 5 + 13 18 हो रहा है, 12 + 6 क्या हो रहा है 18 हो रहा है। लेकिन कौन सा होगा, ए का 5 होगा या ए का 13 होगा, ए का 12 होगा या ए का 6 रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, मतलब आया है, आएगा कैसे, जरूर थोड़ी ना आ जाए, ठीक है। ठीक, अब इस तरीका ये होगा, पहले कोई जैसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें जो दिया होता है वो हम पहले देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। सी 12 and 6, ए 5 and 13 है, डी मतलब लास्ट बोलो, ए कभी होता है ना बी और डी में एक जैसा लगने लगता है, बी बोल रहे हो डी बोल रहे हो, तो इसलिए सेकंड एंड फोर्थ बोल दिया करो, ठीक है नहीं। तो उसमें कहो बी डी बोलो, बी बोलो नहीं डी बोलो, डी बोलो नहीं बी, तो कन्फ्यूजन होता है, इसलिए सेकंड एंड फोर्थ कर दिया। सी का प्रोनाउंसिएशन तो समझ में आ जाता है, ए का अलग हो जाता है, लेकिन बी और डी। तो अब इसमें देखो देखते हैं, तो जो दे रखा है सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर, मतलब दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को जोड़ रहे हैं, मतलब ए प्लस बी, ये मैग्नीट्यूड हुए, इनकी आ रहा है 18, और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ रहा है वो कितना दे रखा है 12, आर की वैल्यू, आर मतलब क्या √a² + b² + 2ab cos थीटा। और ये कह रहा है जो रिजल्टेंट है वो स्मॉलर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इससे हमें ये पता चला cos θ = -a/b, तो इसको भी लिख लेते हैं, cos θ = -a/b। इतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है। अब इससे हमें करना क्या है कि a और b की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, बस ये सोचना है। देखो a + b हमें पता है, अगर एक इक्वेशन बन जाए a - b की, है कि नहीं है, अगर मान लीजिए एक इक्वेशन हम बना लें किसकी, a - b की बता लें, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। a - b करेंगे तो भाई b से b कट जाएगा, 2a की वैल्यू निकल आएगी। जब a की वैल्यू निकल आएगी तो हम क्या निकाल लेंगे, b की वैल्यू। तो कुछ उसी में प्रयास करेंगे, तो इसको थोड़ा एक्सपेंड कर सकते हैं, बाकी तो एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। r को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो देखो करने का प्रयास करते हैं। तो r = ये लिखा है a² + b² + 2ab cos θ, ठीक है। अगर यहाँ से रूट हटाएं, इसका हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर। तो ये यहाँ पर लिखा हमने r², ये यहाँ पर लग रहा है a² + b² + 2ab। अब इसको सॉल्व भी करें तो हमें थीटा पता होना चाहिए, थीटा तो हमें पता नहीं है। तो थीटा नहीं पता है तो हम इसको देखेंगे किसी तरह से हम रिप्लेस कर सकें। तो देखो cos θ = लिखा -a/b, तो यहाँ लिख देते हैं -a/b, तो b से b कैंसल आउट हो जाएगा। इसकी वैल्यू लिखते हैं r की, 12 लिख रखा है, तो देखो ये हो गया 12 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है a², ये लिख रखा है b²। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, -2 a × a, ये हो जाएगा a², ठीक है। अब देखो a² प्लस का और 2a² माइनस का, तो माइनस के a² बचेगा, तो ये देखो आ जाएगा कितना 144 = b² - a², ठीक है। तो b² - a² = 144 आ रहा है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो हमें पता है भाई a² - b² पता होता है। अब होता है कि अगर सॉल्व भी करेंगे ना तो कई बार यहाँ पर सॉल्व करने में गलती हो जाती है। कैसे हो जाएगी देखिए, अगर ये लिखा हुआ है a² - b², तो इसकी वैल्यू आती है एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में आती है a - b। हम लोगों ने ये पढ़ा था चाहे a + b करो चाहे b + a करो, ये तो बराबर रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है b² - a²,
तो एक ब्रैकेट में लिखा हम लोगों ने बी प्लस ए, तो क्या यहाँ पर ए माइनस बी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते ना, कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि ए माइनस बी और बी माइनस ए बराबर हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम लोग बी माइनस ए। तो ये ध्यान रखना है, ये वैल्यू लिखनी है बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, यार 144, इसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए और बी माइनस ए। अब जो ए प्लस बी और बी प्लस ए तो होता है बराबर, ए प्लस बी की वैल्यू लिख रखी है 18। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, 144 इज इक्वल टू 18 बी माइनस ए। तो सिंप्लीफाई करते हैं, देखो b माइनस ए इज इक्वल टू ये हो जाएगा 144/18, कितना आएगा 8। तो ये देखो हो गया b माइनस ए इज इक्वल टू 8, और इस दौर कर देते हैं b प्लस ए इज इक्वल टू आ रहा है 18। सॉल्व करते हैं, माइनस ए प्लस ए कैंसिल आउट हो गया, 2b इज इक्वल टू आ रहा है 26। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 13। जब b की वैल्यू 13 आ गई तो एक वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो 5 एंड 13, तो पहला सही है। ठीक है। इसमें अगर जैसे मान लीजिए इसका उल्टा कर देते, अगर यहाँ पर हम a माइनस बी कर देते, तो देखो अगर यहाँ पर a को प्लस में रखते तो b रखते तो फिर a आ जाता, उल्टा हो जाता, फिर ये b ऑप्शन सही हो जाता। ठीक है, तो इस बात ध्यान रखें, जो जैसा है उसी तरीके से रहेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या था कि हमें रिजल्टेंट दे रखा था और एंगल नहीं मालूम था। ठीक है, तो हमने वेक्टर ए और बी की वैल्यू पता की। ठीक है, अब इसका उल्टा कर सकता है कि हमें क्या हो, रिजल्टेंट दिया हो और एंगल दिया हो। ठीक है, फिर वेक्टर की वैल्यू पता करा लेगा, है ना। वेक्टर वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे 3 अननोन हो गए। 3 अननोन क्या हुआ, देखो रिजल्टेंट, एंगल और वेक्टर। ठीक है, अब 3 अननोन है तो वेक्टर में तो चलो रिलेशन निकाल लेंगे, तो 2 में से कोई एक तो पता होना चाहिए।
तो वही यहाँ पर किया जाएगा। जैसे यहाँ पर एंगल नहीं पता तो एंगल में रिलेशन निकाल लिया। अब क्या कर सकता है वो एंगल की वैल्यू दे सकता है, ठीक है, और रिजल्टेंट देगा तब भी वेक्टर की वैल्यू पूछेगा। लिखेंगे जैसे एक क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ resultant of two vectors is 10, मतलब 10 है, is 10 and angle between the vectors is 120 डिग्री, ठीक है, फुल स्टॉप। इफ रिजल्टेंट इज perpendicular to the smaller vector, if resultant is perpendicular to the smaller vector, then find the magnitude of larger vector. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर वेक्टर, मतलब वो वेक्टर जो बड़ा है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो ये सब कहने की बातें हैं, बड़ा तुम तो ही बता पा रहे जब दोनों निकाल लेंगे, कोई एक निकाल के कैसे बता लेंगे, ठीक है। ठीक, इतनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब देखिए मैं देख रहा जैसे कोई लोगों जैसे छूट जाता है ना, बोल रहे होते हैं तो छूट जाता है कि जहाँ से आपने सुन रहे हो, मतलब बीच में छूट गए तो उसी का आगे से लिखना शुरू कर दो। अब बीच में छूट गया होगा या तो पड़ोसी के यहाँ झाँक लो, और नहीं पड़ोसी यहाँ झाँक पड़े तो आप पूछ सकते हो कि सर इसके पहले आपने क्या बोला था, ठीक है। क्योंकि उसे पूरा छूट जाता है तो फिर आपके लगे नहीं यार पता नहीं क्या पूछा जा रहा है, ठीक है, वो फिर पूरे क्वेश्चन में आपका मन नहीं लगेगा। अब एंगल 120 दे रखा है, रिजल्टेंट 10 दे रखा है, तो वेक्टर ए और बी की वैल्यू पूछी जा रही, सीधी सी बात ये है। अब उसमें जो बड़ा होगा वही अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखो रिजल्टेंट लिखते हैं हम, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू देखो रहेगा आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब हम लोगों को पता क्या है, जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होता है तो cos थीटा इज इक्वल टू आता है माइनस ए अपॉन बी। यहाँ पर है cos 120। अब देखो करेंगे क्या, चलो यहाँ पर हम r की वैल्यू रख दें और cos थीटा की वैल्यू रख दें, लेकिन a और b दोनों अननोन है, तब कैसे हम निकाल पाएंगे, है कि नहीं निकाल सकते ना, कोई एक ही वैल्यू तो होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले करके बता रहा हूँ, फिर आप देखना r की वैल्यू रख देते हैं 10, देखिए, और यहाँ पर रखा हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर क्या लिखा cos 120। मान लीजिए रूट यहाँ से हटाया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100। इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये देखो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 100। अब इसको कैसे सॉल्व करें, ए हाँ 2 से 2 कट गया ना, हाँ। तो अब देखिए हम फिर कुछ ऐसा देखें कि इसको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो यहाँ देखिए अगर कॉस की हम वैल्यू रख के देखें तो यहाँ देखो आ रहा है ए माइनस बी, कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2, और इधर लिखा है -a/2, माइनस माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2a। मतलब b की जगह हम क्या लिख सकते हैं 2a लिख सकते हैं, तो b की जगह 2a लिख सकते हैं, तो रखते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर रखा हम लोगों ने 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ रखा हम लोगों ने 2a का होल स्क्वायर माइनस a इंटू 2a, तो 100 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इधर 4 स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो 4 1 5 में से 2 गया कितना बचा 3, तो 100 इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। तो सिंपल सी बात हो गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है 100/3, तो a इज इक्वल टू हो गया 10√3, और जो b है वो a का 2 टाइम है, हाँ, तो b इज इक्वल टू 2a
तो ये आएगा 20/√3। तो लार्जर वैल्यू पूछ रहा है तो यही हो जाएगा बस। तो देखिए इस डायरेक्शन वाले पे 3 टाइप के क्वेश्चन बन गए। एक पहला हमने देखा था कि जिसमें वेक्टर ए और बी की वैल्यू दे रखी थी और कह दिया था रिजल्टेंट परपेंडिकुलर है तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल बताओ, तो cos θ = -a/b से किया था। दूसरे टाइप के क्वेश्चन हमने देखा कि एंगल नहीं दिया था, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड दे रखा था और a + b की वैल्यू दे रखी थी, उसमें वेक्टर a और b कैलकुलेट कराया था। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये देखा कि हमें एंगल दे रखा है तब वेक्टर a और b की वैल्यू पूछ रहा है। अब इसमें अगर देखो तो देखो और क्वेश्चन क्या बन सकता है, मतलब इसके अलावा अगर बात करें, देखो जब ये कह रहा है कि रिजल्टेंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर a है, तो जो दूसरा वेक्टर जाएगा वो इधर ही जाएगा ना, तो वेक्टर a और b के बीच जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। एक हमने देख लिया 120 डिग्री। अब जो दूसरा हमें आसानी से देख सकते हैं वो होता है cos 135, है नहीं, 135 वैल्यू कितनी होती है -1/√2। तो दूसरा अननोन करके ये कह सकता है कि कह देगा रिजल्टेंट मान लो लिख दिया उसने, एक सपोज करिए 8 है, ठीक है, और वेक्टर के बीच एंगल दे रही है 135 है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए क्या होगा, छोटा या बड़ा जो भी कह देगा जा करके, तो बस उसको यहाँ 135 कर देंगे, -1/√2 कर देंगे, b = √2a हो जाएगा, वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अभी तक यही 2 टाइप से पूछे गए, एक बार एंगल दे रखा था 120 डिग्री और दूसरी बार दे दिया 135 डिग्री, सॉल्व कर लिया। हाँ क्या है, हाँ हाँ नहीं कोई नहीं, हाँ ठीक है, 10 और 20 के आइडिया कई बार होता है ना कि हो सकता है ऑप्शन में मैच कर जाए, ठीक है। तो भाई वो देखो अपना नॉलेज से मुझे शुरुआत हमने कहा था ना भाई, जितना आप पढ़ के गए भाई, कंपटीशन क्या है, अल्टीमेट ये है कि भाई साल भर जैसे आप पूरा समय दे रहे हो, ठीक है, आपको बर्थडे होगा, किसी फैमिली में भाई बहन किसी का बर्थडे रहेगा, दोस्तों का रहेगा, तो तुम मुझसे कहोगे, मतलब तुम्हारे फ्रेंड सर्किल ही है स्कूल के, उन्होंने कहा आज यार वहाँ चलते हैं यार के, आज उसका बर्थडे है, चलो मिलते हैं चल करके। अब तुम्हें लग रहा है यार अभी कोचिंग से आया हूँ, अभी निकलूँ, पापा कहेंगे देखो इसको कोचिंग में हमने इतनी फीस दी हुई जाता है, ये आकर के जो मज़े कर रहा है, जाकर के पढ़ ही नहीं रहा जा करके। अब तुम्हारा मन करेगा हम जाएँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं पड़ेगी हम जाएँ, ठीक है, कि लौट के पता नहीं वहाँ कितना टाइम लग जाए। तो कहने का मतलब है जब इतना आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो ये ऐसा तो नहीं चलो कोई ये कहे कि ठीक है यार हफ्ते भर की बात है, बस हफ्ते भर कमरे में बंद रहेंगे और पढ़ लेंगे, बस अगले जैसे मंडे से लेके संडे तक बंद रहे और मंडे को डॉक्टर बन के निकले, ठीक है। तो अगर हफ्ते 10 दिन अपने आप को कंप्रोमाइज़ करना हो तो इंसान कर सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा साल होता है, अब पूरे साल में क्या कंडीशन रहेगी किसी को नहीं पता होती हैं, कब कैसी कंडीशन हो जाए जा करके। तो पूरे साल अपने आप को बिल्कुल डिवोटेड रखना बहुत कठिन काम होता है। अब उसमें आप पूरा पढ़ गए तो मतलब ये समझ लीजिए इतना आपने एक तरीके से त्याग किया है, चाहे पढ़ो या ना पढ़ो, अल्टीमेट त्याग तो आपको करना ही पड़ा है, ठीक है। अब वहाँ पर जब एग्ज़ाम दे रहे हो कि साल भर में जितना सीखा हो प्रयास करिए हम इस क्वेश्चन को हम निकाल सकें, जितने आ रहे थे तो आपने कर लिए, ठीक है। अब जो नहीं आ रहे उसमें सोचिए कुछ ऐसा हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। भाई पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा ऑप्शन से देखिए, ठीक है, कि अच्छा ये दे रखा है वैसा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, कई बार ऑप्शन यूनिट से ही पता चल जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स ही पूछा या कोई भी वैल्यू पूछी, अब पता लगा यूनिट अलग अलग लिखी हैं, ठीक है। तुमने क्या ये तो नहीं बन रहा जाकर के, इसका ये होना चाहिए जाकर। कई बार मतलब 2 यूनिट सेम रखी हैं, 2 की यूनिट डिफरेंट ले रखी हैं,
तो 4 में से 2 चलो हो गए, अब 2 में आपकी किस्मत जो मार दो वो सही हो गया जा करके। तो कहने मतलब जितना भी जानते हो उतना आप प्रयास करिए, निकल आता है जा करके। उसी तरह इसमें है भाई, जितना आपको समझ में आ रहा आपने करके देखा, आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ तो रूल आउट कर ही लोगे। ठीक है, ठीक है। तो इतने ही रखते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर देगा, बाकी कुछ कॉमन क्वेश्चन रहेंगे उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और प्लस देखेंगे डिफरेंस ऑफ वेक्टर।